बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील, केमिस्ट्री 11। और जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो कैलकुलेशन बेस्ड वर्क है और जहाँ से एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्हीं टॉपिक से जो है वो इंक्लूड किया जाता है, जिसकी आज हम डिस्कशन करने लगे हैं। पहले हम बात शुरू करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला डिफ़ाइन कैसे करते हैं, पहले तो हम इसकी बात की तरफ आ जाएं कि आज हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को स्टडी करना है। तो हमारे पास डेफिनेशन ये है, द केमिकल फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये हमारे पास बात है इंपॉर्टेंट, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ठीक है जी, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में बताएगा। इसको हम नाम देते होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब एग्जाम्पल्स देखें, हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लूकोज, ये हमारे पास है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, लेकिन अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो ये बनता है CH2O। दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेशो। और वो कैसे है देखें, ये कार्बन नंबर 6, हाइड्रोजन ये 12 और ये ऑक्सीजन भी 6। अगर आप इनकी रेशोज़ बनाएं तो आप देखेंगे ये रेशो बनती है 1:2:1। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशो है जिसके बाद मज़ीद कोई और रेशो नहीं बन सकती, वो क्या कहलाती है? दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेशो। ये सिंपलेस्ट रेशो कहलाती है। इसको हम नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का। अब आप देखें हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम क्या देते हैं जी, बेंजीन। दिस इज़ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब आप अगर इनकी सिंपलेस्ट रेशो बनाएं तो ये बनेगा CH। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा ग्लूकोज का, वो क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा जी? ये होगा। और बेंजीन का क्या होगा? ये होगा। तो ये हमारे पास हो गया एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल्स कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ। हम ये कहते हैं कि ये यूज़ किया जा सकता है, ये यूज़ किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड किस किस के लिए? फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं NaCl, फॉर एग्जांपल दिस इज NaCl। NaCl इज द फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट। और ये भी सिंपलेस्ट होल रेशो होती है बिटवीन द आयंस। चैप्टर नंबर 4 में सॉलिड का टॉपिक है, उसमें आपको इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ये NaCl फार्मूला यूनिट कैसे बन गया, हमने इसको कैसे फार्मूला यूनिट बनाया। तो ये हमारे पास बात आ गई पहली कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कैन बी यूज्ड, और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम कहते हैं फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। आप कोवेलेंट कंपाउंड्स कह दें, आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कह दें, आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो नाम देते जाएं, बहरहाल उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो मौजूद होंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया के लिए, अगर हम देखें तो अमोनिया के लिए हम NH3 फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए भी और आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब लिमिटेशंस क्या हैं? हम कहते हैं लिमिटेशंस ये हैं, अब इसकी लिमिटेशन देखें, लिखा हुआ है मैनी कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। सेम एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जांपल देखें हमारे पास है, फॉर एग्जांपल आप देखें बेंजीन। बेंजीन हमारे पास है C6H6 होता है, लेकिन एम्पिरिकली क्या लिखेंगे? CH लिखेंगे। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आप देखें एसिटाइलिन को देखें, अगर आप एसिटाइलिन या इथाइन, दिस इज C2H2, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें क्या होगा?
CH। अब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला देखकर नहीं बता सकते कि क्या ये बेंजीन है, क्या अब ये एसिटाइलिन है। इसका मतलब एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं बता रहा आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपल होल नंबर रेशोज बता रहा है। ठीक है जी, रेशो ऑफ द एटम्स बता रहा है। अदरवाइज इससे आप कंपोजिशन या एग्जैक्ट कंपाउंड जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। आगे चलते हैं जी, डिटर्मिनेशन कैसे हो सकती है। हम कह सकते हैं कि बाय कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। और दूसरी बात क्या होगी हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि बाय एलिमेंटल एनालिसिस। अगर हम इसको जर्नलाइज कर दें बात को, एलिमेंटल एनालिसिस, कोई भी एलिमेंट जिसको हम एनालाइज करें उससे हमें क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। ये हमारे पास सिलेबस में है, हम इसको डिस्कस करेंगे। यही एलिमेंटल एनालिसिस भी कह सकते हैं इसको, लेकिन मैंने एक जर्नलाइज फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, स्टेप्स सबसे पहले देखें जी, फाइंड आउट। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की आपने परसेंटेज फाइंड कर लेनी है। और ये कैसे फाइंड होगी, ये होगी कंबस्शन एनालिसिस से फाइंड। ठीक है, उसमें जब टॉपिक में आएगा आपको मैं क्लियर करूंगा दोबारा। फिलहाल इस पॉइंट को ऐसे चलने दें। अदरवाइज जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो मैं आपको पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है जी, सेकेंड पॉइंट। अब आप देखें, लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यानी मोल्स फाइंड करने हैं आपने। और इनका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय द एटॉमिक मास। कोई भी एलिमेंट जिसकी परसेंटेज दी हुई होगी उसको आपने एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। मैं कहता हूँ कार्बन 25% है किसी कंपाउंड में, आपने 25 यहाँ लिखना है, और कार्बन का 12 एटॉमिक मास होता है वो यहाँ लिखना है, इससे डिवाइड कर देना है। देन यू विल गेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो तीसरा पॉइंट ये है कि डिटरमाइन द एटॉमिक रेशोज। अब आपने एटॉमिक रेशो बनानी है। एटॉमिक रेशो बनाने के लिए जो यहाँ पर आपके पास आंसर्स आएंगे, ये वाला, इनमें से जो भी आंसर आएगा, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, उससे आपने तमाम रेशोज को डिवाइड कर देना। मैं अभी एग्जांपल में भी आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। पहली बात देखें, हमने परसेंटेज फाइंड कर ली। दूसरी बात, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ग्राम एटम या मोल आ गए। अब आपके पास हर एटम के ग्राम एटम्स बने हुए, ये मोल्स बने हुए हर एलिमेंट के। आप उनमें से सबसे जो लीस्ट वैल्यू होगी उससे तमाम वैल्यूज को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 4, कुछ इस तरह। नहीं जी, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है। देखें लिखी हुई बात कि इफ द रेशो इज सिंपल होल नंबर। अगर आपके पास रेशो सिंपल होल नंबर है तो आपके पास समझ लें एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर होल नंबर रेशो नहीं आते तो फिर आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है किसी सूटेबल डिजिट के साथ, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो रिजल्टेंट आंसर है वो किस में लाना है, होल नंबर। चलें जी, एक जनरल से एग्जांपल स्टडी करते हैं ताकि उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। एग्जांपल हमारे पास है, हम ये कहते हैं कि सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये भी 50% है और ऑक्सीजन भी 50% है। ये दोनों हमारे पास 50% हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास पहला स्टेप तो सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। देखें, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ग्राम एटम्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें बेटा, सल्फर 50% है और इसका एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इसको मैं जर्नलाइज कर देता हूँ कि ये हमारे पास 1.5 मोल्स हैं। इसको राउंड ऑफ करके इसका हम सिंपल सा आंसर बना लेते हैं जी, 1.5 मोल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। और दूसरा हमारे पास है यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी 50% है और इसको डिवाइड कर दें 16 से, ये हमारे पास 3 मोल्स जो है
ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये आंसर आ गया। अब दो आंसर हमारे पास आ गए। हमारा अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा जो स्टेप है वो है थर्ड स्टेप कि रेशो बनानी है। सल्फ़र और ऑक्सीजन के दरमियान में देखें रेशोज़ बना लें। अब सल्फ़र का जो आंसर आया था वो आया था 1.5, ऑक्सीजन का आंसर आया था 3। अब हमारा थर्ड पॉइंट ये था कि इनमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी उससे आपने डिवाइड कर देना है। तो देखो बेटा, ये 1.5, ये भी 1.5 डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 1:2। और हमारा फोर्थ पॉइंट था कि अगर तो होल नंबर वैल्यूज़ आ जाती हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला नहीं आती तो आप होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास बन गया SO2 इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। सो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास टेक्स्ट बुक में हमारे पास गिवन है और एग्जाम्पल की कुछ स्टेटमेंट ये है कि एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। ये आप लोगों ने नोट करना है MCQ के लिए, ठीक है जी। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट्स में जो है स्पेशली ऑरेंज वगैरह में मौजूद होता है, ये कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन और 54.5% ऑक्सीजन है। तो हमारा काम क्या है, यहाँ पर देखें एक न्यूमेरिकल के ना मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये है गिवन डाटा। बेटा गिवन डाटा में आपने क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है 40.92%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 4.58%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिस इज 54.5%। ये गिवन डाटा है। अब आपके पास जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हम लिखते हैं यहाँ पर, और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला। ये हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ है, एम्पेरिकल फार्मूला, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। इसकी फाइंडिंग के लिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी। ये 3 पार्ट्स होते हैं और फाइनली हम रिजल्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। अब सोल्यूशन जो है हम इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। अब आप देखें ये कितना है 40.92 और डिवाइड किससे कर देंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 एंड यू विल गेट द आंसर 3.41। दिस इज 3.41 मोल्स लिख दें आपकी मर्जी, ग्राम एटम्स लिख दें आपकी मर्जी, एक ही बात है। अब आप देखें नेक्स्ट फेज में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज, अब हाइड्रोजन देखें 4.58 डिवाइड कर दे 1.008 से, वो तो जर्नलाइज थी, मैंने 1 लिखा था, कोशिश किया करें आप यही मैथ्स लिखें ताकि उसमें एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4.54 मोल्स का। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब किसके ग्राम एटम्स रह गए, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ग्राम एटम। देखें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है बेटा 54.5 और डिवाइड किसे करते हैं हम इसको डिवाइड कर देते हैं 16 से। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.04 मोल्स का आंसर आ जाएगा। ले जी, हमारे पास ये ग्राम एटम्स वाला काम तो पूरा हो चुका जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम। तीसरी चीज़ आ जाए, अब हम एटॉमिक रेशियोज बनाते हैं CHO, ठीक है जी। अब देखें कार्बन की जगह मैं उसका ग्राम एटम लिखता हूँ 3.41, हाइड्रोजन की जगह 4.54, ऑक्सीजन की जगह 3.04। अब आप देखें तो सबसे लीस्ट वैल्यू आपके पास ये बचती है, ये हमारे पास ये लीस्ट वैल्यू ये वाली, ठीक है। आप इसी से सबको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये देखें जी मैंने डिवाइड कर दिया 3.04, ये भी 3.04 और ये भी 3.04। हमारे पास आंसर आया 1:1.33:1। अब हमारी लास्ट बात पूरी होती है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि इफ़ द आंसर इज द सिंपल होल नंबर रेशो देन इट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला।
और अगर नहीं आती वो होल नंबर रेशो, देन मल्टीप्लाई इट विद द सिंपल होल नंबर टू गेट इट इनटू द होल नंबर। आपने इसको कन्वर्ट करना है होल नंबर में। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1.66 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करें, ऑलमोस्ट नियरेस्ट आंसर हो जाता है। ये आंसर आएगा 3 रेशो, ये हमारे पास हो गया जी 6, 4 हो गया, और ये भी हो गया जी 3। ठीक है जी, देखें ये 3 और इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 3.99 ऑलमोस्ट 4, और ये 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब हमारा एम्पिरिकल जो फॉर्मूला होगा, जो हमारा ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा बेटा, वो हमारे पास होगा C3H4O3, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। ठीक है जी, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। और ये जो हमारे पास ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, ये सारे के सारे ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की रेशो को। अब 2 MCQs आपसे डिस्कस करते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं जी। ये 2 MCQs बड़े ज़बरदस्त MCQs हैं, और समझ लें आपके पूरे टॉपिक का एक मेन एक्सट्रैक्ट आपको पता लग जाएगा इन MCQs के ज़रिए। पहला MCQ देखें, विच कंपाउंड हैज़ द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। आपने बताना है इनमें से किस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होगा। अब इसके लिए देखें हमारे पास, जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखें आपको पता लगेगा दिस इज CH2O। पहला आंसर तो हमारा यही जाता है। तो ये हमारा इमोशनल कोशेंट वाला क्वेश्चन है। आपको पता है इमोशनल कोशेंट्स क्या होते हैं? इमोशनल कोशेंट्स ऐसे होते हैं जब आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकें, यानी खुशी को, गमी को, डिप्रेशन को, प्रेशर को, ये सारे इमोशनल कोशेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। ये IQ और EQ ये 2 किस्म के कोशेंट्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल कोशेंट होता है और एक इमोशनल कोशेंट होता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर जाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ इसको समझते हैं, तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपको एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होंगे। देखें, पहली मैंने आपको बात बताई कि C6H12O6। अब आप सिंपल रेशो बनाएं तो क्या बनेगी? C12 की जगह 2, ऑक्सीजन की जगह सिंपलेस्ट रेशो, वो पढ़ चुके हैं हम, यहाँ पर डिस्कस कर लिया था हमने। आगे चलते हैं। अब देखें ये है CH3COOH। हमने सबसे पहले ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्मूला, पहले आपने उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। वैसे ये मोलेक्युलर होता है एक्चुअली, इसको मॉलिक्यूलर कहते हैं क्योंकि सब लोगों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट ऐसे ही स्टूडेंट्स की समझने वाली है। सो ये हमारे पास हो गया जी C2H4O2। ठीक है। अब आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला डेवलप करें। एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें क्या बनेगा? CH2O। और एक बात याद रखें, अगर ऐसा MCQ जिसमें दोनों ऑप्शन एक जैसी हो जाए तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन होता है। जिसमें ये वाला एग्जांपल आप देखें, ये क्या बनेगा? CH2O। कैसा शानदार पॉइंट है कि आप देखें कि हमारे पास ये एग्जांपल क्लेरिफाई कर लें जिसमें सिंपल होल नंबर रेशो नहीं होगी। जिन कंपाउंड्स में, उनमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो आप देखें ये है HCHO, हमने इकट्ठा करके लिख दिया। मैंने कहा था जो एक्सपेंडेड होता है उसको पहले आप इस फॉर्म में लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में लिखें। ये बन गया CH2O, ये बन गया CH2O, ये बन गया CH2O। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विच कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पेरिकल एंड द मोलेक्युलर फार्मूला। आप याद रख लें जिनमें रेशो नहीं बन सकती ना बेटा, उसमें एम्पेरिकल और मोलेक्युलर फार्मूला सेम होगा। अब आप देखें CO2 और NaCl ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए है, और आयनिक कंपाउंड्स का कभी भी जो है वो मोलेक्युलर फार्मूला नहीं होता, इसलिए इसको तो कैंसिल कर दें। अब दूसरा पॉइंट हो गया CO2 और H2O। अब ये भी हो सकता है पॉसिबल, ये भी हो सकता है, तो ये सेम एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला बनेगा, तो हम ऑप्शन बीटा को करेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है C6H6, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनता है? CH बनता है, तो ये भी नहीं हो सकता पॉइंट।
और ऑल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमने ये बात कह दी, ठीक है। यहाँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए ये पॉसिबल हो गया। यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला चेंज हो गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका यही रहेगा, इसलिए सबसे जो सूटेबल ऑप्शन हमारे पास बनी वो कौन सी बनी, बीटा ऑप्शन बनी। सो आप लोगों को आज ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लेरिफाई हो गए होंगे इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे रेलिवेंट होगा कंबस्शन एनालिसिस का। उसमें हम देखेंगे कि हम एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअली फाइंड करते कैसे हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उसको क्या प्रिंसिपल है। सो कीप वॉचिंग और जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आप लोगों ने मूव करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।